नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशनल सेंटर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ARO एग्ज़ाम्स ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो उस नोटिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कल आपको एक ट्रेंड बताया कि पेपर का ट्रेंड क्या है, किस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिट कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको यह भी बताया कि आपको कौन सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट्स बाद में पढ़ना है। फिर मैंने कल कुछ 100 टॉपिक्स आपको बताया था कि इन 100 टॉपिक्स में से कम आपके 60 to 70% क्वेश्चंस आएंगे। 60% क्वेश्चन नियर अबाउट इसी 100 टॉपिक्स मैंने कल आपको बताया था दोस्तों, उन 100 टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई करना बेहद ज़रूरी है। वर्तमान समय ही ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि लगातार विश्व में चारों तरफ संघर्ष चल रहा है। उस संघर्ष को मद्देनज़र रखते हुए और आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि सेलेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक आपकी कहीं पर धाक नहीं बनेगी, आपकी कहीं पर सही से आप समाज में कहीं से अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। इसलिए पढ़ाई करें और मजबूत रहें, अंदर से अपने आप को सख्त रखें, एकदम अच्छे से पढ़ाई करें, सब कुछ सही रखें। जैसे कि आपको पता है कि हर दिन किसी न किसी टॉपिक के साथ मैं आपसे रूबरू होता हूं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह आईएनसी की स्थापना। कि आपको पता है कि हर साल आईएनसी से रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन पूछता है, चाहे वह आईएनसी के स्थापना का पूछे कि स्थापना किसने किया था, स्थापना के कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे, उसके पीछे का इतिहास क्या था, आपसे यह पूछ सकता है। या किस अधिवेशन में क्या किया गया, आपसे यह पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में क्या किया गया, कहा गया। या स्थापना के पीछे का बहस क्या है, कांग्रेस की स्थापना के पीछे बहस क्या है। इन सारे घटनाक्रम से लगातार क्वेश्चंस आपके आए हैं और आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें कि कांग्रेस की स्थापना संबंधित कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों एग्जाम्स में, ताकि आपको लगे कि जो आपकी तैयारी कर रही है वह सही दिशा में चल रही है। देखिए दोस्तों, मैं 100 टॉपिक्स लेकर के आपके लिए आऊँगा, मतलब कि 100 टॉपिक्स में से हर दिन कोई ना कोई एक टॉपिक्स लेकर के आऊँगा। उस टॉपिक्स को जिस दिन मैं लेकर आऊँगा उस टॉपिक्स को पूर्णतः उसी दिन खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा नेक्स्ट डे। तो 100 टॉपिक्स ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि ये 100 टॉपिक्स आपके 80 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। और अभी आपके पास 90 से ज़्यादा डेज बचे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि एक आयोग जब नोटिफिकेशन जारी करता है तो आयोग नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 90 दिन बाद एग्जाम लेता है। ऐसी यूपीपीएससी की व्यवस्था रही है अभी तक। अर्थात या कहूँ यूपीपीसीएस कहूँ या यूपीएससी कहूँ, अपने जो नोटिफिकेशन जारी करता है उसके अनुसार 90 दिन का टाइम देता है आपको। 90 दिन के टाइम के बाद वह आपसे एग्जाम लेता है दोस्तों। तो इतना आपको पता ही होगा सारी बातें। तो 80 दिन में 75 से 80 दिनों में मैं आपका टॉपिक्स कवर कर दूंगा, सारे 100 टॉपिक्स। बाकी आपको जो लगता है कि आपको और पढ़ना, उन टॉपिक्स को लगातार आप पढ़ते रहें। पर जो 100 टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँ उसे आप मिस मत करिएगा, उसे आप देख करके जाएं, उसे आप समझें, उसे एनालाइज करें, उसे याद करें, उसे रट डालें, घोर के पी जाएं, घोट लें उसे। कुछ भी करें पर आपको याद हो जाए। जब तक आपको यह याद नहीं होगा तब तक सिलेक्शन से आप दूर रहेंगे। और इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज मैं नहीं आऊंगा कि हिस्ट्री लेकर के आऊँ, पॉलिटी लेकर के आऊँ, ज्योग्राफी लेकर के आऊँ। मुझे जो रैंडम टॉपिक्स, इस 100 टॉपिक्स में से जो रैंडम टॉपिक्स जब मुझे लाना होगा मैं तुरंत लेकर के आऊंगा। और हर दिन एक टॉपिक आएगा आपके लिए, इसलिए मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं आऊंगा, मैं टॉपिक वाइज आऊंगा। जैसे कि आज कांग्रेस की स्थापना लेकर के आऊँ तो आज कांग्रेस की स्थापना संबंधित सब कुछ मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, और कांग्रेस का अधिवेशन भी आज आपको बता दूंगा। इसी तरह नेक्स्ट डे मैं किसी और टॉपिक्स के साथ आऊंगा, उसके नेक्स्ट डे मैं किसी और टॉपिक के साथ आऊंगा। तो हर दिन मैं टॉपिक्स के साथ आऊंगा, ना कि किसी सब्जेक्ट के साथ आऊंगा दोस्तों। तो यह अपने माइंड में पहले क्लियर कर लें। तो आइए हम देखते हैं आईएनसी की स्थापना। तो सबसे पहले आईएनसी की स्थापना हुई क्यों, क्या रीजन रहा होगा कि आईएनसी की स्थापना होगी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कहा कि चलो ठीक है आइए किसी संगठन की स्थापना कर देते हैं। तो इसी संगठन की स्थापना तो ऐसे तो हुई नहीं होगी। संगठन की स्थापना के पहले कोई ना कोई इतिहास रहा होगा दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो अंग्रेज हमारे यहाँ आए क्यों, पहले तो आप यह जानिए। अंग्रेजों के आने का रीजन क्या था कि जब अंग्रेज भारत में प्रवेश करते हैं तो भारत उस समय आर्थिक रूप से बहुत सशक्त था, तो वह व्यापार करने भारत आते हैं। तो जब तक वह व्यापारी बन करके रहते हैं तब तक तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जैसे ही बक्सर का युद्ध समाप्त होता है, बक्सर के युद्ध के बाद अब वो राजनीतिक रूप से एक शासक के तौर पर धीरे धीरे अपने साम्राज्य, अपना पांव विस्तार करना शुरू करते हैं, पांव फैलाना शुरू कर देते हैं। जब वह पांव फैलाते हैं चारों तरफ, तो पांव फैलाने के दौरान वह लगातार कहीं न कहीं शोषण कर रहे हैं, कहीं राजस्व के आधार पर शोषण कर रहे हैं, तो कहीं किसी से
कर वसूल रहे हैं, कहीं जंगल कानून लगा दे रहे हैं, कहीं लाइसेंसिंग व्यवस्था लगा दे रहे हैं। तो लगातार वह कोई ना कोई काम कर रहे थे। फिर अभी तक तो कानूनी प्रक्रिया चल रही थी किसी न किसी तरीके से, फिर उन्होंने हमारे धार्मिक चीजों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कुछ धार्मिक कार्य उनके अच्छे थे, पर वह जो धार्मिक कार्य वो अच्छे, जैसे सती प्रथा का समाप्त करना, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देना, शिशु हत्या मत होना, शिशु हत्या पर रोक लगाना, तो यह जो व्यवस्थाएं वो लेकर गए, यह व्यवस्था तो हित में थी, लेकिन वो अपने हित के अनुसार, ब्रिटिशर्स जो थे, जो भी व्यवस्थाएं भारत में ला रहे थे, वो अपने हित के अनुसार ला रहे थे। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए धीरे धीरे हमारे यहाँ रिवोल्ट स्टार्ट होता है। छोटी छोटी पहले क्रांतियां शुरू होती हैं, क्योंकि भाई लगातार लोगों का शोषण हो रहा था, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं हो रहे थे, तो जो अन्न था उसका वो राजस्व के तौर पर, टैक्स के तौर पर लेके चले जाते थे, और उसका निवेश वो वहां कर रहे थे, इंग्लैंड में कर रहे थे। तो इंग्लैंड का तो ग्रोथ हो रहा था, पर भारत का ग्रोथ रुक चुका था। जो कभी आर्थिक रूप से भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, अब उसका इन्होंने इतना शोषण कर लिया, इतना शोषण कर लिया कि अब हम एक कुत्ता और एक इंसान, उनमें अब कोई फर्क रह ही नहीं गया था दोनों में। मतलब एक रोटी के लिए दोनों लड़ रहे हैं, कुत्ते भी लड़ रहे हैं और इंसान भी लड़ रहा है। मतलब इस तरीके से हमारे यहाँ भुखमरी की स्थिति आ गई। अब इस भुखमरी की स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे नेताओं को लगना शुरू हुआ, उस समय के जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे उन्हें लगना शुरू हुआ कि कोई तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए हमारे पास जो हम एक साथ मिलकर, एकजुट होकर के हम विद्रोह कर, मतलब कि एकजुट होकर के हम संघर्ष करके सकें। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज हमारे दुश्मन थे पूरे भारतीयों के। तो पहले छोटे छोटे क्रांतिकारी मूवमेंट हो रहे थे, फिर एक बड़ा हुआ 1857 की क्रांति हुई। 1857 क्रांति से हमें एक बार लगा कि हम भारत को आजाद करा लेंगे, लेकिन पर हमारा भारत आजाद नहीं हुआ। उस दौरान हमने बहुत जबरदस्त युद्ध किया, फाइट किया उनसे, और काफी क्षेत्र तो हमने कंट्रोल में अपने कर लिया, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स पावरफुल थे उस समय, और हमारी कुछ नीतियां उस समय ठीक नहीं थी। उन नीतियों के कारण हमारा आंदोलन, मतलब कहूं कि आंदोलन क्या, विद्रोह जो हुआ हमारा 1857 का विद्रोह या क्रांति, वह थोड़ा असफल हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो वहां पर जो राजनीतिक संस्थाएं, अब धीरे धीरे छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाएं उठ रही, कहीं बंबई एसोसिएशन बन रहा है, कहीं बंगाल एसोसिएशन बन रहा है। अब छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाएं लगातार बन रही थी। अब इन छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाएं जो लगातार दोस्तों बन रही थी, इन संस्थाओं के साथ भी समस्याएं चल रही थी, क्योंकि यह समस्या यह थी कि राजनीतिक संस्थाएं छोटे छोटे क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधित्व कर रही थी, पूरे भारत का होलिस्टिक प्रतिनिधित्व कोई संस्था नहीं कर रही थी। जब कोई संस्था भारत का होलिस्टिक प्रतिनिधित्व नहीं करेगा तो भारत का एकीकरण नहीं होगा दोस्तों। अब भारत का एकीकरण सिर्फ इन सारी समस्याओं से ही नहीं हुआ, अब भारत के एकीकरण में बहुत सारी स्थितियां विदेशियों की भी, इनमें विदेशियों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। देखो दोस्तों, क्यों? क्योंकि लगातार विदेशी जो थे भारत का राजनीतिक एकीकरण कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, कहीं बंगाल को जीत रहे थे, कहीं हैदराबाद जीत रहे थे, कहीं मैसूर जीत रहे थे, तो कहीं अवध जीत रहे हैं, कहीं पंजाब जीत रहे हैं। अब इन्हें जीत करके एक ब्रिटिश साम्राज्य में पिरो रहे हैं, अर्थात एक माला में उन्हें जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। अब यह व्यवस्था, फिर वहीं पे वो रेलवे, फिर तार की व्यवस्था कर, मतलब डाक की व्यवस्था कर दिया उन्होंने। फिर शिक्षा की व्यवस्था की, शिक्षा, आधुनिक शिक्षा की बात की। अब आधुनिक शिक्षा तर्क पर आधारित होने लगी। अब यह सारी चीजें लगातार हमारे अंदर राष्ट्रवाद को जन्म दे रही थी। फिर वहीं पर धार्मिक सुधार हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत पिछड़े हैं, भारत पिछड़े हुए हैं, भारत के लोग पिछड़े हैं, भारत के लोग बर्बर हैं, वो असभ्य हैं, उन्हें सभ्यता नहीं पता। उन पागलों को क्या बताया जाए, उन लोगों को, अंग्रेजों को क्या बताया, जब तुम्हें चड्डी पहनने नहीं आता था तो भारत ने विश्व की महान सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता खड़ी कर दी थी, लेकिन हम इस सभ्यता से अछूते थे, हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी अंग्रेजों के आने से पहले। अब क्या हुआ कि दोस्तों, इन सारी परिस्थितियों में धीरे धीरे हमारे अंदर राष्ट्रवाद का जन्म होना शुरू हुआ। ये तो था ऐतिहासिक घटना। कुछ तात्कालिक घटना भी घटित हुई, जिस कारण से, जिसने आईएनसी की स्थापना को एक मजबूत आधार दिया, और आईएनसी की स्थापना तत्काल प्रभाव से हो गई दोस्तों। तो यह तो मैंने एक ऐतिहासिक घटनाक्रम बताया कि अंग्रेजों के आने से लेकर के और क्या क्या घटनाएं घटित हुई, जिन्होंने हमारे यहाँ, वहीं आप प्रेस की व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही थी, अखबार पत्रिकाएं छप रही थी, लगातार बुकें लिखी जा रही थी। यह सारी बुकें राष्ट्रवाद को जन्म दे रही थी। गांधीयन मूवमेंट स्टार्ट होता है दोस्तों। तो सारी जो व्यवस्थाएं लगातार चल रही होती, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए कांग्रेस की स्थापना की तरफ हमारे कदम को आगे बढ़ा रही थी। फिर छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाएं शुरू हुई, तो छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाएं शुरू हुई, ये क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी। अब इन्हें लगने लगा कि हमारे क्षेत्र से काम नहीं होंगे, हमें एक राष्ट्र के रूप में खड़ा होना होगा। अब कहीं पर रेलवे बिछ रहा है,
कहीं डाकतार व्यवस्था चल रही है। और ये सारी व्यवस्थाओं ने हमारे अंदर बहुत परिवर्तन किया। उस परिवर्तन ने हमें धीरे 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 हमें एक करना शुरू किया, हमारे अंदर एकीकरण हो। जब हमारे अंदर एकीकरण हुआ तब हमने भारत को एक संप्रभु रूप में धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि भारत को हम अखंड भारत के तौर पर कैसे देखें, हम भारत को यूनाइट कैसे बनाएं। तो भारत को यूनाइट बनाने के लिए तो पहले हमें भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना था। अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए हमें क्या चाहिए थे? एक संस्था चाहिए थी जो आईएनसी थी, जो हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तौर पर या भारतीय राष्ट्रीय संघ के तौर पर हमें एक संस्था चाहिए थी जो अंग्रेजों से मुकाबला कर सके दोस्तों। क्योंकि अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए छिटपुट तौर पर अगर हम काम करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो हमें एक संस्था चाहिए थी जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि पूरा भारत को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो हम जब हर किसी का हम प्रतिनिधित्व लेंगे तो हम प्रखर होकर अपनी बात रख सकेंगे दोस्तों। इसी घटनाक्रम में कुछ तात्कालिक परिस्थितियों ने जन्म लिया। अब ये तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी? आप जैसे देखिए, मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी। 1880 के दशक में ही हमारे अंदर राष्ट्रवाद की उदय होना शुरू हो गया। तो राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ, इसकी गति क्यों तीव्र हुई, इसके पीछे की घटनाक्रम तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि अन्य क्या कारण थे जो वर्तमान में घटित हो रहे थे, जिन्होंने तत्काल घटित होने के कारण हमें एक आईएनसी की स्थापना के लिए बाध्य किया और कहा कि नहीं, तुम आईएनसी की स्थापना कर दो। तो पहला कारण क्या था? लिटिन की प्रतिक्रियावादी नीति दोस्तों। तो जो लिटिन साहब थे, लिटिन एक गवर्नर जनरल थे और इन्होंने कुछ नीतियां लेकर के आई और यह नीति जो थी यह भारत के विरुद्ध थी। जैसे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस में अगर आपको नियुक्ति चाहिए थी तो नियुक्ति की उम्र जो है पहले 21 वर्ष थी, इन्होंने घटाकर क्या कर दिया, लिटिन साहब ने कहा कि 19 वर्ष होगी। अब 19 वर्ष के कारण क्या हुआ कि आपको पता है कि पहले हमें इंग्लैंड में जाकर के एग्जाम देना होता था आईसीएस बनने के लिए। तब इंग्लैंड जब हम 19 साल की उम्र के होंगे और हमें अंग्रेजी भाषा में जाकर के आईसीएस का एग्जाम देना होगा तो हमारे पास अंग्रेजी भाषा के हमारे पास नॉलेज नहीं हो पाएगी। तो जब नॉलेज नहीं होगी तो हम ब्रिटेन जा नहीं पाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे नहीं। जब इंग्लैंड जाएंगे नहीं तो हम आईसीएस में भर्ती कैसे होंगे? तो इन्होंने 19 वर्ष कर दिया, 18 से 19 वर्ष, इसके लिए प्रक्रिया शुरू हुई भारत में। दूसरा आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो समाचार पत्र निकल रहे थे लगातार, कहीं अमृत बाजार पत्रिका निकल रही हो, फिर कहीं सोम प्रकाश निकल रहा हो, तो जो पत्रिकाएं निकल रही थी वो लगातार राष्ट्रवाद को जन्म दे रही थी, राष्ट्रवाद को बढ़ा रही थी। अभी जो राष्ट्रवाद को बढ़ा रही थी, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ ये आग उगल रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे वक्तव्य लिख रहे थे, अंग्रेजों के चेहरे को खोल रहे थे सबके सामने। जो पर्दा ढका हुआ था अंग्रेजों का, वो पर्दा हटाना शुरू कर दिए। अब जब किसी का पर्दा हटेगा तो वो तो विरोध करेगा ना, कोई न कोई ऐसी व्यवस्था लाएगा जिससे इसको बंद करो। तो अंग्रेजों ने भी वही काम किया। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो पत्रिकाएं मातृभाषा में छप रही थी, मातृभाषा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। कैसे? अगर उन्होंने कहीं पर भी अंग्रेजों का विरोध किया है, अंग्रेजों के विरोध में अगर उन्होंने कोई भी एक लाइन लिख दी है, अगर वह देसी भाषा में लिखा था, मातृभाषा में लिखी जा रही है या वर्नाकुलर भाषा में लिखी जा रही है, तो उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जैसे इससे सबसे पहले प्रभावित कोई हुआ? सोम प्रकाश हुआ। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखी गई पत्रिका थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो पत्रिका लिखते थे सोम प्रकाश, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से। वहीं अमृत बाजार पत्रिका पहले बंगाली में छपती थी। किसमें दोस्तों? बंगाली भाषा में। और जब इन्हें लगा कि अंग्रेजी भाषा की पत्रिका जो होगी वह अंग्रेजों का विरोध कर सकती तो उसे प्रतिबंध नहीं लगेगा, तो फिर तुरंत ही कन्वर्ट करके इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपनी पत्रिका कर दी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रभावित पत्रिका कौन सी? सोम प्रकाश, जिसके संस्थापक या राइटर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। वहीं अमृत बाजार पत्रिका ने तत्काल रातों रात अपनी भाषा बंगाली से अंग्रेजी में कर लिया। जब अंग्रेजी में कर लेंगे भाषा अपनी ये, तब इस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। लेकिन प्रतिबंध का आधार क्या था? सिर्फ मातृभाषा में। अगर मातृभाषा में अगर आपने अंग्रेजों का विरोध किया तो आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दूसरा कारण था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाना 1878 में। तीसरा कारण था आर्म्स एक्ट आना 1878 में। अब देखिए 1878 में ही आर्म्स एक्ट आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि भारतीयों को लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। अगर उन्हें कोई भी असलहे रखने हैं, उन्हें कोई भी बंदूक रखनी है, उन्हें कोई भी ऐसी चीजें रखनी है, तो उसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंसिंग प्रक्रिया बहुत टफ कर दी है। तो
भारतीय लाइसेंस नहीं, भारतीय कोई भी असलहे नहीं रख सकते थे आर्म्स एक्ट 1878 के तहत। वहीं जो गोरे लोग थे वो कुछ भी रख सकते थे, उनके लिए कोई लाइसेंसिंग प्रक्रिया नहीं थी, पर भारतीयों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी। दोस्तों इन सारी प्रक्रियाओं ने हमें प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया, बताया कि अब समय आ गया है, एक हो जाओ और एक होकर के फाइट करो अंग्रेजों के खिलाफ। वहीं दूसरा कारण क्या था? रिपिन द्वारा इल्बर्ट बिल आया। रिपिन द्वारा इल्बर्ट बिल आता है 1883 में। अब लॉर्ड रिपिन आते हैं गवर्नर जनरल बनकर के, 1883 में इल्बर्ट बिल लेकर के आते हैं। अब इल्बर्ट बिल में क्या व्यवस्था थी? इल्बर्ट बिल में व्यवस्था थी कि अगर कोई भी भारतीय जिला जज बनता है या सत्र न्यायाधीश बनता है तो उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो गोरा गोरी को प्राप्त होते हैं। और जब गोरा गोरी भारतीयों केस लड़ेंगे तो जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों केस लड़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि इस दौरान इल्बर्ट बिल का विरोध किया अंग्रेजों द्वारा, गोरे लोगों द्वारा इल्बर्ट बिल का विरोध किया कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, जो भारतीय जज होंगे जिला जज उनके पास वह शक्ति नहीं होगी जो गोरे जजों के पास होगी। तो इस आधार पर जब विरोध किया गया और विरोध में देखा गया कि इल्बर्ट बिल समाप्त हो गया, और यह जो विरोध किया गया इल्बर्ट बिल का गोरे लोगों द्वारा इल्बर्ट बिल का जो विरोध किया गया दोस्तों, वह एक यूनाइट होकर एक समूह बनाकर किया गया। तो उस समूह का प्रभाव पड़ा और इल्बर्ट बिल समाप्त हो गया। दोस्तों इन कारणों ने हमारे अंदर राष्ट्रवाद को जन्म दिया पूर्णतः, और हमें लगा कि एक ऐसी हमें संस्था चाहिए जो अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़ी होकर के बात करे, एक ऑर्गेनाइज वे में संस्था हो जो अंग्रेजों से हर चीज की मांग करे, खुल करके मांग करे कि यह चीज हमें चाहिए आप यह दें, यह व्यवस्था होनी चाहिए आप यह ला के दो हमें। तो गोरा गोरियों से मांगने के लिए, सारी व्यवस्था में सेट करने के लिए हमें आईएनसी की स्थापना करनी पड़ी दोस्तों। तो जब आईएनसी की स्थापना होती है, तो आईएनसी की स्थापना दोस्तों कब होती है? 1885 में आईएनसी की दोस्तों स्थापना होती है। तो आई होप आप इसको पहले राइट डाउन कर लें, फिर मैं इसके आगे की घटनाक्रम आपको बताता हूं दोस्तों, आगे घटनाक्रम क्या हुई दोस्तों इसमें। या स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं करना है, जल्दी जल्दी खत्म करना है वीडियो को, आपका टाइम भी बचे। आइए दोस्तों, अब देखिए मैंने ऐतिहासिक घटनाक्रम और तात्कालिक कारण तो आपको बता दिया कि आईएनसी की स्थापना को लेकर के। आइए हम अपना दिमाग जो ध्यान है वह आईएनसी पर केंद्रित करते हैं सीधे। अब इतिहास का टॉपिक गया आईएनसी में दोस्तों। आए दोस्तों, जब ये आईएनसी की स्थापना होती तो आईएनसी जो है यह पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी राष्ट्रवाद की। आईएनसी जो है राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। दूसरा दोस्तों, आईएनसी की स्थापना जो है 1885 में एक आईसीएस अधिकारी होते हैं जो कि अवकाश प्राप्त, स्थापना दोस्तों अवकाश प्राप्त आईसीएस अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया था दोस्तों। ए.ओ. ह्यूम द्वारा दोस्तों 1885 में किया जाता है। स्थापना के समय दोस्तों इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था।
स्थापना के वक्त आईएनसी का नाम भारत राष्ट्रीय संघ था। क्या था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो आप याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है यह आईएनसी का जब स्थापना हो रहा था, आईएनसी की स्थापना के वक्त इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था दोस्तों। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसका जो प्रथम अधिवेशन होना था दोस्तों, आईएनसी का प्रथम अधिवेशन कहां पर होना था? पुणे में होना था, पुणे में। पर यहां पर प्लेग फैल जाता है पुणे में। प्लेग फैलने के कारण अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल, बंबई के 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया। तो दोस्तों यह पहले अधिवेशन के बारे में बता दिया मैंने। और जब पहला अधिवेशन हुआ तो दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी के कहने पर ही, दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ को आईएनसी नाम प्रदान कर दिया गया। दोस्तों पहले इतना लिख लें। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो गवर्नर जनरल जो समय थे आपके लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड डफरिन उस समय के गवर्नर जनरल या कहूं तो वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन दोस्तों। तो इतना पहले पॉइंट्स आप लिख लें आईएनसी की स्थापना को लेकर के। ये आईएनसी का प्रथम अधिवेशन से संबंधित पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं दोस्तों। प्रथम अधिवेशन जो कहां हुआ? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया दोस्तों। तो आप इसे लिख लें पहले यहां तक के सारे घटनाक्रम को लिखें आईएनसी की प्रथम अधिवेशन का। टोटल इसमें 38 सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों। टोटल इसमें 72 सदस्य शामिल होते हैं। जिसमें से 38 सदस्य बॉम्बे से थे। 38 सदस्य बॉम्बे से दोस्तों। इतने पॉइंट्स आप राइट डाउन करें। फिर मैं आपको बताता हूं कि कुछ नाम थे इसमें। उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारी चीजें लिख ली होंगी दोस्तों। जस्ट हाँ,
बहुत तेजी से मेरे साथ लिखते रहा करें। बहत्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे दोस्तों इसमें, जैसा कि मैंने आपको लिखा था 72 प्रतिनिधि भाग लिए, जिसमें 38 प्रतिनिधि बंबई से थे। कहां से थे? 38 प्रतिनिधि बॉम्बे प्रांत से थे, जिसमें 38 प्रतिनिधि आपके बॉम्बे प्रांत से थे, बॉम्बे प्रांत से। दोस्तों कई बार आपसे पूछा जाता है कि आईएनसी की स्थापना में ऐसा कौन सी पार्टी थी जो शामिल नहीं हुई थी, तो वह थी इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस, यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था थी दोस्तों। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यह आईएनसी के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाते दोस्तों। रीजन कि इस समय इंडियन एसोसिएशन की जब हमारा आईएनसी की स्थापना हो रही थी 1885 में, तो उस समय 1885 में ही इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की द्वितीय अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा था। तो इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की द्वितीय अखिल भारतीय सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस होने के कारण आईएनसी के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हो पाए। दोस्तों यह घटनाक्रम लिखे। आईएनसी की जब स्थापना हुई, प्रथम अधिवेशन जब हुआ, तो इस प्रथम अधिवेशन में शामिल सदस्य कौन कौन थे, आइए सदस्य देख लेते हैं एक बार दोस्तों हम लोग। जब आईएनसी के प्रथम अधिवेशन हुआ तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और इसके सचिव जो होंगे दोस्तों ए ओ ह्यूम इसके सचिव हुए। और इसमें कुछ सदस्य शामिल हुए थे, उन सदस्यों का नाम देख लीजिए। कई बार सदस्यों का नाम पूछता है कि आईएनसी का जब प्रथम अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में कितने कुछ सदस्यों के नाम आपसे पूछा जाता है, तो कुछ सदस्यों का नाम मैं आपको यहां बता देता हूं। शामिल सदस्य, तो आइए दोस्तों शामिल सदस्यों का नाम देख लीजिए आप। तो फिरोज शाह मेहता पहला नाम है, फिरोज शाह मेहता। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस और रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी,
इतने नाम थे दोस्तों जो उसमें शामिल हुए थे, अन्य नाम भी थे जो शामिल हुए थे। तो दोस्तों यह था आपका पहले अधिवेशन की चर्चा जो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आप आईएनसी के प्रथम अधिवेशन को पूर्णतः देख लिए। अब हम सीधे आईएनसी के जितने भी अधिवेशन, उन सारे अधिवेशन को आपको हम लाइन टू लाइन लिखते जाएंगे और बताते जाएंगे क्लियरली एकदम, क्योंकि प्रथम अधिवेशन ही सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने उसको डिटेल में बता दिया आपको। बाकी अधिवेशन में 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट, 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इस तरह करके मैं सारे आपको बता दूंगा फटाफट। तो दोस्तों इसको लिख लिए, मैं आपको 1 सेकंड का टाइम देता हूं और लगातार संख्या बल चैनल का बढ़ाते रहें दोस्तों तेजी से। अब आइए हम सीधे सारे अधिवेशन लिखते चले जाते हैं दोस्तों। जैसे आपको मैंने बताया था कि हमने आपको 100 टॉपिक्स कराएंगे, उस 100 टॉपिक्स में से यह पहला टॉपिक था दोस्तों। इसमें हमने पहला अधिवेशन आपको बता दिया। अब आइए हम सीधे सेकंड अधिवेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आईएनसी का सीधे एक तरफ लिखिए दोस्तों, यहां पे वर्ष, यहां लिखिए स्थल और यहां पर लिखिए अध्यक्ष कौन थे, जैसे एक शॉर्ट नोट्स आपका रेडी हो जाए। और साथ ही साथ लिखिए प्रमुख घटनाएं, क्या प्रमुख घटनाएं हुई उस समय। तो ऐसे लाइन खींचिए वर्ष के लिए, स्थल, अध्यक्ष और प्रमुख घटनाओं के लिए। तो सेकंड पहला अधिवेशन तो मैंने आपको बता दिया 1885 में हुआ। दूसरा अधिवेशन दोस्तों होता है 1886 में। तो 1886 में जो अधिवेशन होगा दोस्तों, उसमें उसकी अध्यक्ष स्थल कहाँ होगा वह, तो वह कलकत्ता में होगा दोस्तों। कहाँ पर होगा, कलकत्ता में। और अध्यक्षता कौन करेंगे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या काम होगा, नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो गठित की गई थी उसका विलय हो जाएगा। नेशनल, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पार्टी थी उसके बारे में मैंने बताया था अभी आपको जस्ट। नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का आईएनसी में विलय। दोस्तों जैसे लिख रहा हूं बस ऐसे ही लिखते जाइएगा आप लोग। और 1887 में दोस्तों फिर वो 1887 में कहां पर, मद्रास में। इसकी तैयब जी करते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम होते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम आईएनसी अध्यक्ष। अठारह सौ 88 का अधिवेशन, 1888 का अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, प्राचीन नाम भी प्रयागराज है दोस्तों, तो आप लोग भी याद रखिएगा प्रयागराज। और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया जो कि एक अंग्रेज थे। जॉर्ज यूले ने किया। ये प्रथम
निर्वाचित अंग्रेज आईएनसी अध्यक्ष थे। तो प्रथम निर्वाचित अंग्रेज आईएनसी अध्यक्ष बने थे कौन? जॉर्ज यूले बने थे। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था हमारा दोस्तों? प्रयागराज, वर्तमान इलाहाबाद, 1888 में। यह हमारा चौथा अधिवेशन, यह दूसरा अधिवेशन, यह तीसरा अधिवेशन और यह हमारा चौथा अधिवेशन, यह हमारा पांचवा अधिवेशन दोस्तों होगा। तो पांचवा अधिवेशन देखिए, इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। किस भाषा में दोस्तों? हिंदी भाषा में भाषण दिया। हिंदी भाषा में भाषण दिया। तो आप इसे लिख लें, इसी अधिवेशन में, चौथे अधिवेशन में ही किया गया था हिंदी भाषा में भाषण। तो दोस्तों ये हमारा अधिवेशन नंबर 6 होगा। जो महत्वपूर्ण होंगे मैं सिर्फ उसे ही बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से सारे अधिवेशन देख सकते हैं, आपकी इच्छा। तो छठा अधिवेशन जो दोस्तों होगा इसके, ये 1890 में होगा। 1890 में कहां पे? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे दोस्तों? फिरोज शाह मेहता करेंगे। फिरोज शाह मेहता करेंगे। और इसमें पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्ब गांगुली ने कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। आईएनसी अधिवेशन को संबोधित किया। दोस्तों इसको राइट डाउन कर ले। 6 अधिवेशन तक आपने देख लिया दोस्तों। लगातार चैनल की संख्या बल को दोस्तों बढ़ाते रहें और यहाँ जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसे राइट डाउन करें, और यही आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स बनेगा आगे चल करके, जिसे आप रिवीजन कर सकें बहुत तेजी से। और लोगों तक चैनल को शेयर करें ताकि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़े, संख्या बल हमारा बढ़े चैनल का। सातवां दोस्तों, हमारा सातवां अधिवेशन जो होगा यह 1896 में होगा। 1896 का अधिवेशन दोस्तों। तो जो 1896 का अधिवेशन होगा यह भी कलकत्ता में होगा। कहां पर होगा दोस्तों? कलकत्ता में होगा। और ये दूसरे मुस्लिम शख्स हैं जिन्होंने अध्यक्षता की इसकी, रहमतुल्ला एस सहानी। और पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम गाया गया।
1896 की कलकत्ता अधिवेशन जो कि रहमतुल्ला एस सहानी द्वारा किया गया था, इसी में पहली बार वंदे मातरम दोस्तों गाया गया। उन्नीस सौ 5 का कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों आपको पता ही होगा, यह बहुत फेमस अधिवेशन था जो कि आपका बनारस में किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसमें बंगभंग का विरोध किया गया, बंग भंग का विरोध। इसमें बंग का मतलब बंगाल है, बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया दोस्तों, का समर्थन किया गया, बहिष्कार व स्वदेशी का समर्थन। दोस्तों लगातार इन सारे फैक्ट्स को राइट डाउन करते रहे आप। उन्नीस सौ 6 का कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों दादा भाई नौरोजी और सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने यहां पर स्वराज जैसे शब्दों का, स्वशासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया। स्वराज या स्वशासन शब्द का पहली बार प्रयोग आईएनसी के मंच से। उन्नीस सौ 6 के बाद दोस्तों आपका आएगा 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का विभाजन होगा। 1907 का सूरत अधिवेशन दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहीं पर हमारा कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन गरम व नरम दल में दोस्तों। फिर 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन होगा दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था। विशन नारायण धर ने। यह पहली बार इसमें हुआ था, इसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया, पहली बार जनगण मन गाया गया। तो वंदे मातरम जो दोस्तों गाया गया था वो 1896 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला एस सहानी ने किया था, उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया दोस्तों? वंदे मातरम गाया गया पहली बार। और पहली बार जनगण मन जो गाया गया वह 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था, उसमें पहली बार जनगण मन गाया गया दोस्तों। वहीं 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन कर दिया गया गरम एवं नरम दल में दोस्तों। और स्वराज जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी के मंच से किया था। यह कलकत्ता में हुआ था यह अधिवेशन, जो कि 1906 का अधिवेशन है दोस्तों। 1905 का जो बनारस में अधिवेशन हुआ गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, इसमें बंग का विरोध किया गया और बहिष्कार व स्वदेशी का समर्थन किया गया दोस्तों। आप यहां तक इसे राइट डाउन कर लें दोस्तों। फिर मैं आपको आगे बताता हूं।
दोस्तों आपके पास टाइम एकदम नहीं है। चील की आंख जैसे अपने टारगेट पे आंखें गड़ाएं और लगातार डेली कम से कम 7 से 8 घंटे आप अपने पढ़ाई को दें। डेली 7 से 8 घंटे आप पढ़ाई करें, तभी जाकर के यह एग्जाम से निकलेगा। कांटों की टक्कर होगी दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों बाद इतना पद आया है आरओ में, और आगे 2026 तक फिर कोई पद आने की गुंजाइश नहीं। इसलिए लगातार मेहनत करते रहें, संघर्ष करते रहें दोस्तों। फिर 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। अंबिका चरण मजूमदार ने, तो जो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया, इसमें नरम दल व गरम दल का एकीकरण हुआ। आपको पता है, नरम व गरम दल का एकीकरण। इसमें कुछ और घटनाएं घटित हुई। दूसरी घटना क्या, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया सांप्रदायिक निर्वाचन को लेकर के। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता किसको लेकर के, सांप्रदायिक निर्वाचन को लेकर के दोस्तों। सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे पर। और तीसरा पॉइंट था, तिलक ने यहीं पर कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूंगा दोस्तों। तिलक के वक्तव्य क्या, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और मैं इसे लेकर रहूंगा दोस्तों। तो यहाँ 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया, इसमें नरम व गरम दल का एकीकरण हुआ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का समझौता हुआ सांप्रदायिक निर्वाचन को लेकर के। और वहीं पे तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा दोस्तों। तो यह अधिवेशन 1916 का था दोस्तों। उन्नीस सौ 17 का अधिवेशन कलकत्ता में, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती है दोस्तों। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों। 1924 का अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन जिसकी यह बेलगांव में हुआ, यह तो आप सभी को याद होगा। यह एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी ने किया, महात्मा गांधी ने किया। और एकमात्र अधिवेशन था यह जिसकी अध्यक्षता गांधी ने किया। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी ने किया। गांधी ने किया दोस्तों। 1925 का कानपुर अधिवेशन। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये।
फटाफट लिखते जाए दोस्तों। थोड़ी राइटिंग मेरी हो सकती गंदी हो, पर तेजी से लिखें, ताकि मैं चाहता हूं आपका टाइम कम से कम खराब हो दोस्तों। आई होप आपने लिख लिया होगा यहां तक दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको क्लास में एंजॉय कर रहे होंगे, क्लास समझ में आ रही होगी लगातार आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराए जा रहे हैं, वो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने, हिट करेंगे ही करेंगे आयोग द्वारा। यहाँ को टॉपिक को आयोग इग्नोर नहीं कर सकता है। आप मेरे द्वारा बताए कि टॉपिक को आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। उन्नीस सौ 27 का अधिवेशन दोस्तों, 1927 का अधिवेशन, यह अधिवेशन आपका मद्रास में होता है, जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी करते हैं। मद्रास में अधिवेशन अध्यक्षता एम ए अंसारी करते हैं दोस्तों। इसमें पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग, पूर्ण स्वाधीनता की मांग दोस्तों। दूसरा पॉइंट आएगा इसमें, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित। तो आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? 1927 के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने किया था दोस्तों। तो आप इसे राइट डाउन करते जाएं लगातार, या आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स बनता चला जाएगा, जिसे आप एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं तेजी से। 1929 का लाहौर अधिवेशन दोस्तों, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाएगी। 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू करते हैं, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। स्वराज शब्द की पहली बार चर्चा करते हैं कौन दोस्तों? कांग्रेस में कांग्रेस मंच से दादा भाई नौरोजी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन दोस्तों, 1931 कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। ग्रेट लीडर वल्लभ भाई पटेल, जिसमें एफआर का अर्थात मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया। किसका प्रस्ताव? मूल अधिकार का प्रस्ताव। आप जाइए प्रीवियस ईयर में देखिए कि आईएनसी से संबंधित कितने अधिवेशन से कितने क्वेश्चन आए हैं। लगातार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वहीं पर गांधी इरविन समझौता को अनुमोदन किया गया। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया दोस्तों। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया, और इसमें समाजवाद को भारत के विकास की कुंजी कहा गया। भारत के विकास की कुंजी कहा गया दोस्तों। किसे? समाजवाद को। और इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था दोस्तों। 1936 का लखनऊ अधिवेशन।
1936-37 का फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया। और यह पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, जो गांव में हुआ दोस्तों। आप यहां तक लिख लें दोस्तों। अब 4-5 अधिवेशन और बचे हैं बस इंपॉर्टेंट। आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां तक राइट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। उन्नीस सौ 1938 का हरिहरपुरा अधिवेशन, 1938 हरिहरपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया, सुभाष बाबू ने किया। सुभाष चंद्र बोस ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन दोस्तों, और जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? तो पंडित नेहरू करते हैं दोस्तों। 1938 का हरिहरपुरा अधिवेशन, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं। सॉरी दोस्तों, का इस्तीफा अध्यक्ष पद से इस्तीफा होता है सुभाष चंद्र बोस का इसी में। और इसके बाद जो बचा हुआ टेन्योर होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद करते हैं दोस्तों। कौन? राजेंद्र प्रसाद। बचे हुए टेन्योर की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। क्योंकि इसमें पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी खड़ा करते हैं और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। तो इस हार को गांधी अपना पर्सनल हार मान लेते हैं, व्यक्तिगत हार मान लेते हैं, जिसका जब उनसे राष्ट्रीय नियोजन समिति से संबंधित किसी अध्यक्ष पद की बात की गई कि किसे नियुक्त किया जाएगा, तो गांधी इस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। तो लगता है कि सुभाष चंद्र बोस को लगता है गांधी जी नहीं चाहते कि मैं अध्यक्षता करूं, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की पद से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ टेन्योर होता है उसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। 1940 का अधिवेशन, आपसे पूछा जाता है कि 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में होता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्षता करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्षता करते हैं और 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे दोस्तों। और आज़ादी के समय भारत के आईएनसी के अध्यक्ष कौन होते दोस्तों? 1946 में मेरठ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी करते हैं। जेबी कृपलानी करते हैं दोस्तों, और आज़ादी के समय के ये अध्यक्ष रहते हैं।
दोस्तों जितना भी आईएनसी के अधिवेशन थे उस सारे अधिवेशन को मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसे राइट डाउन करें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आईएनसी संबंधित जो शब्द कहे गए हैं आईएनसी को लेकर के, डफरिन ने क्या कहा, करजन ने क्या कहा, तिलक ने क्या कहा, इन सारे शब्दों को मैं आपको बता दूंगा कि इन्होंने क्या कहा आईएनसी के बारे में, अर्थात कांग्रेस के बारे में क्या कहा इन्होंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्तमान कांग्रेस से तुलना मत करिएगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अब तक मैंने सारे आपके अधिवेशन खत्म कर दिए। अब अधिवेशन कांग्रेस से संबंधित कुछ शब्द बोले गए थे, कांग्रेस को लेकर कुछ आरोप लगाए गए थे, कुछ कांग्रेस से प्रत्यारोप थे। उन आरोपों प्रत्यारोपों को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो बंकिम चंद्र चटर्जी बोलते हैं कि कांग्रेस के नेता पदों के भूखे हैं। किसके पदों के भूखे हैं? कांग्रेस के नेता अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। फिर सर सैयद अहमद खां बोलते हैं कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया था और ना ही योजनाबद्ध किया गया था। अर्थात जो कांग्रेस का अधिवेशन था कुछ गिने चुने लोगों का संस्था थी, वो लोग बैठे सोचे विचार कर संस्था की स्थापित कर दिया। अर्थात यह पूरे भारत का विचार नहीं था। अश्विनी कुमार दत्त क्या बोलते हैं? अश्विनी कुमार दत्त बोलते हैं कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन साल भर में एक बार होते थे, लोग बैठते थे, बातचीत करते थे, हंसी मजाक होता था, चाय पानी करते थे, कुछ प्रस्ताव पारित करते थे और चले जाते थे। इसलिए अश्विनी कुमार दत्त क्या बोलते थे? कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। डफरीन बोलते कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या ही सूक्ष्म है। अर्थात डफरीन का नाम था कि जो कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वह एक अल्पसंख्यक वर्ग के समूह का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी संख्या भी कम है। और करजन बोलते हैं कि कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही और मैं चाहता हूं कि मैं जब तक भारत में रहूं तब उस दौरान में उस वक्त तक मैं कांग्रेस की मृत्यु में उसका सहयोग कर सकूं। अर्थात चाहते हैं कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है, अब मैं चाहता हूं लड़खड़ाते हुए कांग्रेस को मैं उनके कब्रगाह तक उन्हें पहुंचा दूं। यही करजन का शब्द होता दोस्तों। अब एक शब्द बचता है आपका, एक वाक्य दोस्तों, इसको राइट डाउन कर लें। वह बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिनों का, कांग्रेस का अधिवेशन एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा। मतलब साल भर में अगर आप एक बार सिर्फ मेढक की तरह टर करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको पुख्ते तौर पर काम करना पड़ेगा। तो यह बाल गंगाधर तिलक का एक कथन होता दोस्तों। तो आपने आई होप इसे आपने लिख लिया होगा। लास्ट दोस्तों, एक लास्ट लाइन, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि साल भर में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा। टरटराने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों यह थे जो कांग्रेस संबंधित जो कांग्रेस पर टिप्पणियां की गई थी, सारी टिप्पणियों को मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक बार बता देता हूं आपको, कांग्रेस की स्थापना को लेकर कुछ बहस रखे गए थे, जैसे कि तड़ित चालक एक बहस रखा गया था, सेफ्टी वाल का सिद्धांत रखा गया था। तो कई बार आपसे पूछता है कि सेफ्टी वाल सिद्धांत को दिया किसने था और तड़ित चालक सिद्धांत को दिया किसने था दोस्तों। तो एक बार मैं फटाक से आपको बता देता हूं, फिर आपकी क्लास यहीं खत्म हो जाएगी। फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में कल मिलेंगे आपसे। और दोस्तों लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, संख्या बल चैनल का बढ़ाते रहें दोस्तों। स्थापना पर बहस, एक तरफ होता है सेफ्टी वाल सिद्धांत, सेफ्टी वाल सिद्धांत, दूसरी तरफ दोस्तों होता है आपका तड़ित चालक सिद्धांत। तो जो सेफ्टी वाल सिद्धांत होता है दोस्तों, तो सेफ्टी वाल सिद्धांत को कौन देता है? लाला लाजपत राय देते हैं। लाला लाजपत राय, रजनी पाम दत्ता देती हैं,
रजनी पामदत्ता एक बहुत अच्छी इतिहासकार हैं। और दूसरे देते हैं गोलवलकर। और तड़ित चालक सिद्धांत के सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के विरोध में आता है तड़ित चालक सिद्धांत। और जो तड़ित चालक सिद्धांत है दोस्तों, यह सिद्धांत कौन देते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले देते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले देते हैं दोस्तों। अब सेफ्टी वाल्व सिद्धांत अगर ध्यान से देखें तो आप सभी घर में कुकर यूज करते हैं। तो कुकर में एक जहां गैस निकलने की व्यवस्था बनाई जाती है, गैस रिलीज करने की व्यवस्था होती है। जैसे कि आप देखते होंगे, ये है आपका दोस्तों कुकर, और इस पे ये लगती है सीटी, और यहां पे लगा होता है वाल्व, ये हत्था। और दोस्तों ये है आपका स्टोव, जिस पर इस कुकर को हीट किया जा रहा था, गर्म किया जा रहा, हीट किया जा रहा। तो जब कुकर गर्म होता है तब देखते होंगे कि सीटी उड़ जाती है, सीटी, और ये जो वाल्व लगा इसको सपोर्ट करता है, सीटी उड़ जाती है। अर्थात इसका क्या मतलब? सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का मतलब यह कहा गया है लाला लाजपत राय, रजनी पामदत्ता, गोलवलकर द्वारा कि जो कांग्रेस की स्थापना थी वह सेफ्टी वाल्व के तौर पर थी। अर्थात भारत में लगातार आजादी को लेकर के आंदोलन लगातार तीव्र हो रहे थे, क्रांतिकारी मूवमेंट तीव्र हो रहे थे और लगातार उन्हें लग रहा था, ए.ओ. ह्यूम को या ब्रिटिश सरकार को ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं कोई एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, 1857 की क्रांति जैसा, या उससे भी महाविस्फोट होने वाला है कोई। उस डर के कारण उन्होंने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के तहत उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी। अर्थात इसका सिंपल शब्दों में कहें कि उन्होंने इसलिए कांग्रेस की स्थापना कर दी, ए.ओ. ह्यूम ने, कि उन्हें डर था, ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं भारत में कोई एक 1857 की क्रांति दोबारा ना हो जाए। इस क्रांति से बचाव के लिए उन्होंने सेफ्टी वाल्व दिया। अर्थात एक ऐसी व्यवस्था थी जहां से गुस्सा लोगों का रिलीज होता रहे, गुस्सा लोगों का निकलता रहे। जब लोगों को गुस्सा धीरे धीरे निकल जाएगा तो वो कोई विस्फोट, कोई विद्रोह नहीं करेंगे। और इस आधार पर उन्होंने तड़ित सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया और इस आधार पर कांग्रेस की स्थापना की। यह लाला लाजपत राय, रजनी पामदत्ता और गोलवलकर के अपने विचार थे। और इसके अगेंस्ट में, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अगेंस्ट में तड़ित चालक सिद्धांत दिया गया। तड़ित मतलब होता है दोस्तों बिजली। क्या होता है? बिजली। जैसे आप सभी को पता है कि आप अपने घरों में, जब आपके घर बने होते हैं तो घर पे आप एक रॉड लगाते हैं, इस तरह लंबा सा। जो रॉड लगता है वह ऊपर से गिरने वाली बिजली को कंट्रोल कर लेता है और धरती के अंदर सीधे भेज देता है और आपके घर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इनका कहना था कि ए.ओ. ह्यूम ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि ए.ओ. ह्यूम ने जो कांग्रेस की स्थापना की उसका रीजन तड़ित चालक था। अर्थात जो कांग्रेस में विस्फोट होने वाला है उस विस्फोट का प्रभाव अंग्रेजों पर, ब्रिटिशर्स पे ना पड़े, उससे बचाव के लिए उन्होंने तड़ित चालक सिद्धांत की व्यवस्था को दिया, जिसके तहत उन्हें कोई भी इफेक्ट ना पड़े और कांग्रेस की स्थापना हो जाए और कांग्रेस जो है धीरे धीरे अपने मुद्दे लाती रहे और कांग्रेस धीरे धीरे एक कांग्रेस संस्था बन जाए और उसका कोई प्रभाव भी ब्रिटिशर्स पे ना पड़े। इस आधार पर उन्होंने तड़ित चालक सिद्धांत दिया दोस्तों, और सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया लाला लाजपत राय, रजनी पामदत्ता, गोलवलकर ने, और तड़ित चालक सिद्धांत आपको दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने। दोस्तों आपसे जब भी पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा तड़ित चालक सिद्धांत किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किसने दिया गया था? लाला लाजपत राय, रजनी पामदत्ता या गोलवलकर द्वारा। या यह पूछा जा सकता है कि आईएनसी की स्थापना से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे? 2 सिद्धांत थे, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत और तड़ित चालक सिद्धांत। दोस्तों तो यहीं पर आपकी आईएनसी की स्थापना संबंधी जो भी टॉपिक्स थे उन सारे टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब कोई भी टॉपिक्स नहीं बचते हैं। अब मैं एक दिन आईएनसी पर लेकर के आऊंगा उदारवादी दल और जो गर्मवादी विचारधारा के लोग थे उनसे संबंधित उन्होंने क्या काम किया, क्या व्यवस्थाएं की, कैसे अधिवेशन में क्या क्या रोल उन्होंने अदा किया। तो मैं उस घटनाक्रम को दोस्तों आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी हुई, क्लास में आपने एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखें,
पढ़ाई मन लगा करते रहें दोस्तों। 90 दिन आपके पास है, हर दिन एक एक दिन कम होता जा रहा है दोस्तों। उस दिन को काउंट करते हुए अपनी पढ़ाई को, रणनीति को मजबूत रखें। और हर दिन मैं किसी न किसी टॉपिक्स के साथ मिलूंगा। तो आज आपका एक टॉपिक आईएनसी की स्थापना, आईएनसी का अधिवेशन खत्म हो गया दोस्तों। आप इसे अब आपने राइट डाउन कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। अगर राइट डाउन नहीं किया तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करें। वीडियो को प्ले करके दोबारा उसे एक एक शब्द को लिख लें और देखेंगे आप इन्हीं लाइन से आपके क्वेश्चन बन करके आएंगे और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर को जाकर देखें, आपको समझ में आएगा कि आईएनसी संबंधित कितने क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दोस्तों आए हुए हैं। इसलिए लगातार मेहनत करते रहे दोस्तों। बिना मेहनत के आपकी सफलता नहीं मिलेगी। करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान, अर्थात जितना बार आप प्रयास करेंगे उसी प्रयास से आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। और कोई मार्ग सफलता, कोई शॉर्टकट सफलता का नहीं। सफलता का सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, लगातार मेहनत करना, लगातार प्रयास करना और दिशा को बस सही रखना। लगातार प्रयास सही दिशा में होनी चाहिए। दिशा विहीन प्रयास कभी से आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए प्रयास जब भी करें सफल दिशा में करें। सफल दिशा से प्रयास करते हुए आप सक्सेस होंगे दोस्तों। आप सक्सेस होंगे, आप अवश्य सक्सेस होंगे। आप लगातार मेहनत करते रहें। मैं अपनी वाणी को, अपने विचार को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।